ईमानदारी से देखा जाए तो जैसे ही 3 चैप्टर कंप्लीट होता है ना, आप लोग घर पे जा करके या पेपर के दिन जैसे समय होगा तो देखिएगा इन 3 चैप्टरों से 10 या 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा बाबू, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आई का फॉर्मूला Q बाई टी होता है। इस फॉर्मूले को आप NE बाई टी लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ NE प्लस NS लिख करके इंटू में E बाई में टी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला खास करके आप डिस्चार्ज ट्यूब के लिए लगा सकते हैं। यही चीज आप आगे थोड़ा सा बढ़े तो आप dQ बाई dt भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खाली dQ लिखना हो या खाली Q लिखना हो तो यह I इंटू में कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा। यहाँ आप T1 से लेके कहाँ तक, ये हम करंट की बात कर रहे हैं। यही इलेक्ट्रिक करंट जैसे किसी कंडक्टर में आप देखिएगा तो यही फॉर्मूला I इज इक्वल टू ANE VD हो जाता है। I इज इक्वल टू ANE VD हो जाता है, जहाँ पर VD को हम बोलते हैं बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको याद होगा। यहाँ पर यदि हम इन सभी को कांस्टेंट कर दें तो I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यहाँ से यदि हम VD का वैल्यू इवेलुएट करें तो VD इज इक्वल टू I बाई में ANE हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला आप देखते हो तो माइनस में E2 बाई में M हो जाएगा। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसी में एक ओम्स लॉ आता है। ओम्स ने भाई ने बोला था कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का तब जब फिजिकल कंडीशन उसका कांस्टेंट हो। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, मतलब कि पहला डिमेरिट तो यही है कि यह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज व्हाट, R। R को हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। R को क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को अपोज करता है। तो V इज प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो यहाँ से आप R का वैल्यू भी इवेलुएट करते हैं तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन में I। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। R को हम आगे पढ़ेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, ओम होता है। और फिर यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो V का फॉर्मूला वर्क बाई चार्ज इंटू में करंट लिखोगे। वर्क डन का कंसेप्ट कहता है कि ml2t-2 और चार्ज के लिए AT और करंट के लिए एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू ml2t-3 A-2 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो करंट को अपोज करता है, जिसका ऐसा यूनिट ओम होता है। OHM इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, OHM। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसका रेजिस्टेंस। ये तो ओम्स लॉ हो गया। ओम्स में यदि हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो उसका बीच के ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट होता है। यदि VI पूछता है तो आप VI के केस में यदि ऐसे पूछ देता है, मान लीजिए कि एक टेम्परेचर T1 एक टेम्परेचर T2, तो ये V है और ये कौन सा हमारा, पूछता है किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो एक्स एक्सिस से ज्यादा दूर पर हो, मतलब इसका स्लोप ज्यादा हो। तो आप कह सकते हैं T1 बड़ा है किससे, आया हुआ क्वेश्चन। लेकिन वही क्वेश्चन यदि IV का पूछ देता है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यह T1 है और ये क्या है, अब T1 छोटा हो जाएगा किससे, और T2 क्या हो जाएगा, जब IV की बात करें तब, और VI की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे बाबू, ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी में क्या है कि याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और दोनों को सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई क्या, A। इसी प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं तो एक टर्म आता है रेजिस्टिविटी, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई कितना, और यहाँ से रो निकालोगे तो RA बाई में क्या हो जाएगा, L। R के लिए ओम, इसके लिए मीटर स्क्वायर, इसके लिए मीटर, भैया मीटर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओम मीटर। अब ओम मीटर का यूनिट आपको डायमेंशन बता दें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ओम का आपने लिखा है कितना, ml2t-3 A-2, और मीटर के लिए आप क्या यूज करोगे, L। सॉल्व करते हैं बाबू ml3 A-2 हो जाता है। ये किसके लिए बात करते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट समझ में आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखिएगा, ये डिपेंड नहीं करता है लेंथ पर, एरिया पर, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना है। और रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। जबकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। यह किस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ और एरिया, मींस डायमेंशन ऑफ द बॉडी पे डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी। कौन,
रेजिस्टिविटी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, रेजिस्टिविटी में कंडक्टिविटी की बात करें तो याद रखिएगा यह कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इसका भी यूनिट अलग होता है, जैसे इसका ओम मीटर होता है बाबू, यदि इसका ओम मीटर है तो इसका हो जाएगा पर ओम पर क्या मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी का हो जाता है। कंडक्टिविटी को पढ़ने के बाद तुरंत हमने पढ़ा किसके बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक बार क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम देखते चलेंगे एकदम ही शॉर्ट तरीके से। आप देखिए यहां बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस में ध्यान रखिएगा आर का वैल्यू होता है आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में कितना डेल्टा टी। आर नॉट को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर को बोलेंगे रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस। इसमें हम अल्फा को बाबू बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये याद रखिएगा। यहां से हम वैल्यू की बात करें आर माइनस में आर नॉट बाई में आर नॉट इंटू में कितना बाबू डेल्टा टी, ये किसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा का। सेम रिजल्ट यदि रेजिस्टेंस के अलावा आप रेजिस्टिविटी में देखना चाहते हो, किसमें भाई रेजिस्टिविटी में, तो यही कंसेप्ट रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू में कितना डेल्टा टी। फर्क कुछ नहीं होता है। इसमें आप अल्फा की बात करो तो रो माइनस में रो नॉट बाई में रो नॉट इंटू में डेल्टा इंटू में कितना। अब डेल्टा टी की जगह पर कई बार टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा है 1 प्लस अल्फा इंटू में T2 माइनस में कितना भाई T। तो ये कंसेप्ट हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्या रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन में भी आपको याद रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा पैरेलल। तो सीरीज का कंसेप्ट आपको पता ही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, और करंट जो होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि किस कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और करंट हमारा क्या होगा सेम होगा। और इसमें यदि हम R इक्विवेलेंट के वैल्यू की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस कहां तक जाएगा, यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा NR। इसी NR को हम कहते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाता है। इसी चीज को यदि आप पैरेलल देखना चाहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो याद रखना है इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है, उसका जस्ट उल्टा लिखेंगे। और करंट कितना होता है, करंट हमारे पास क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। दो बातें तो पहली। दूसरी चीज कि इसमें जो 1/R निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/ कौन सा, कहां तक जाएंगे हम Rn तक जाएंगे। याद रखना कहां तक जाना है आपको Rn तक। यदि हम आइडेंटिकल की बात करें तो 1/R इज इक्वल मिनिमम रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इसको आपने एक नाम देना है मिनिमम रेजिस्टेंस। अब मिनिमम रेजिस्टेंस यदि आप हो गया तो यहां से पूछ देता है कि R बट मैक्सिमम और R कौन सा बाबू मिनिमम का रेशियो बताया। तो मैक्सिमम कितना है देखो तो NR है और हमारे पास ये R बाई क्या है N। R से R खत्म कितना हो जाएगा N स्क्वायर। तो कई दफा ऐसा पूछता है कि बताइए सीरीज और कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें सेम होती हैं और किसको मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कहा जाता है किसको मिनिमम। तो मैक्सिमम की यदि बात करें तो सीरीज है और मिनिमम की बात करें तो क्या है पैरेलल। ये चीजें हम बता रहे हैं किस केस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस की बात करें। फिर थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो किसके बारे में आ गए कलर कोड। कलर कोड तो बाबू याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है एकदम लिख लीजिए, और नहीं भी आए तो शर्माने की बात नहीं है, याद रखिए। बीबी रॉय याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखिए गुड वगैरह समझ में आया नहीं, लेकिन बच्चों को वाइफ समझ में आ जाता है। हाँ बताइए तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए बी से स्टार्ट कीजिए। तो कई दफा बच्चा कंफ्यूज होता है कि ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा कि ब्लू होगा, तो मूरी पर से स्टार्ट कर लीजिए। तो ये ब्लैक है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक के लिए 0 दिया जाता है, ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ये कौन सा ग्रीन ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, ग्रीन हो गया ना, और एक से कौन सा है व्हाइट। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो देखिएगा इसमें हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग
सिल्वर, ऐसे लग रहा है अभी से आफत आ गया ना, खरीदना बाद में है, बाद में खरीद लीजिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इसमें देखिएगा जो हमारा सिल्वर है इसको आप गोल्ड है इसको 5% दे देते हैं, इसको 10% और इसको 20%। कोई कलर ना हो तो कौन सा? यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो कलर का नाम दे देगा और बोलेगा कि बताइए इस पर कौन सा नंबर है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। याद रखिएगा गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10% और कोई कलर ना हो तो 20%। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा तो मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन दे देती है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 कलर का नाम देगा। पहला कलर मान लीजिए कि रेड दिया, दूसरा आपका येलो दे दिया, तीसरा आपका मान लीजिए ऑरेंज दे दिया और चौथा मान लीजिए गोल्ड दे दिया। तो आपसे सवाल पूछे कि बताइए रेजिस्टेंस बताएं। तो आर का वैल्यू पहले रेजिस्टेंस कितना नंबर पे, रेड कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, उसके बाद येलो कितने नंबर पे, ऐसे लिख दीजिए। तीसरा जो है मल्टीप्लायर होता है और तीसरे को कौन सा हमारे पास ऑरेंज, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, अब प्लस माइनस जो टॉलरेंस कितना 5%, आंसर हो जाएगा जी। इस तरह से क्वेश्चन एक आता है और आएगा ही, इसको याद कर लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट खाली याद रखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर कौन सा। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, तो कलर कोड के बाद हमने बात की थी किसकी, ईएमएफ। देखिए ध्यान से समझिएगा, ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ हमारा एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल when circuit is open, when no current is drawn from the circuit। याद रखिएगा ईएमएफ कुछ है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए मिसलीडिंग वर्ड है ये, खास करके फोर्स होता नहीं है, बट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका ऐसा यूनिट क्या है वोल्ट है। ई का वैल्यू यहाँ भी हम लिख सकते हैं वर्क बाई कितना बाबू 4, इसको भी लिख सकते हैं जूल पर क्या कूलम, अर्थात भी का वैल्यू या वोल्ट जो है जूल पर कूलम के बराबर होता है, 100% सही है। ये यूज करते हैं जब सर्किट हमारा क्या बाबू ओपन। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ईएमएफ के अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मान लीजिए आपका सेल है, एक प्लस और माइनस। सेल क्या है भाई, तो एक डिवाइस है जो जरूरत के हिसाब से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। मींस इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक प्लस होता है और एक कौन सा माइनस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले करके जाते हैं। वहां तक ले जाने में जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ। ये ओपन सर्किट के लिए एलिजिबल होता है। और इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक और रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी करंट को अपोज करेगा और इसका भी एसआई यूनिट ओम होता है। ये बात याद रखिएगा। सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल तो समझ गए ना, इसको हमने क्या नाम दे दिया सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ। अब इसका कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन से सवाल एक आएगा ही आएगा। याद रखिएगा सेल में करंट का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो वैसे फॉर्मूला हम लोग के पास होता है ई इफेक्टिव बाई में आर प्लस आर इफेक्टिव। अब ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की बात। यदि हम सीरीज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन ई बाई में आर प्लस में कितना बाबू एन आर। ये कब, जब बात हम सीरीज कॉम्बिनेशन की कर रहे हैं। लेकिन यही कंसेप्ट यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो हम आई निकालते हैं वो फॉर्मूला हो जाता है E1 R1 प्लस E2 R2 बाई में E1 प्लस कौन सा, गलत नहीं है, E1 R1 प्लस E2 R2 बाई में 12-21 होता है ना। E1 कौन सा और E2 और कौन सा बाई में पक्का। ये क्वेश्चन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ का जो वैल्यू होता है, जब सेल हमारा जो ईएमएफ हमारा है यदि पैरेलल कनेक्टेड है तो उसका जो आई का वैल्यू नहीं सॉरी ईएमएफ का वैल्यू, ये ना वैल्यू ईएमएफ का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा हमारे पास I1 R2 प्लस में E2 R1 बाई में कौन सा R1 प्लस R2। इस बात को याद रखिएगा। फिर हम थोड़ा सा चलेंगे किसके पास, केसीएल और केवीएल। बढ़िया से पढ़िएगा, ऐसे हल्ला खूब होता है कि केसीएल केवीएल वीटस्टोन और पोटेंशियोमीटर ही आएगा और पता चलता है पेपर में वहीं पे नहीं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टच करके जरूर जाना। क्रिचॉफ्स ने 2 तरह के लॉ दिया था, आपको भी याद है, एक केसीएल और एक कौन सा भैया। तो केसीएल की बात करें तो इन्होंने कहा था कि किसी पॉइंट पर
किसी पॉइंट पर जितने भी करंट हमारे हैं आइदर लीविंग और एंट्रिंग, सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। अर्थात इसमें समेशन जो आई है वह कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। इसे ही हम कहते हैं कौन सा? केसीएल। इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। समेशन आई का वैल्यू क्या होता है? 0। ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, हमने बनाया था, आपको याद होगा कि आने वाला सब करंट जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये केसीएल की बात करेंगे। फिर हम बात करें हम कौन सा? केवीएल। केवीएल को हम देखिए लूप लॉ बोलते हैं, मेश लॉ बोलते हैं। और केवीएल जो है ये कहता है समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, मतलब दोनों का सम क्या हो जाता है? 0 के बराबर। इसमें साइन कन्वेंशन मस्ट था। इसमें हमने आपको बताया था कि लूप को कैसे कंसीडर करना है और कैसे चलना है, कैसे I1 और I2 आपको निकालना है। इसमें एक खास बात याद रखिएगा कि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बाबू? एनर्जी पर बेस्ड होता है। कौन? केवीएल। तो याद रखना है केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। इसको हम कहते हैं केसीएल। और कौन सा? आगे हम बात करते हैं किस ब्रिज की? व्हीटस्टोन ब्रिज की। याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्यों पड़ा? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम करते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब उसकी जगह पे हॉट भी लिख सकता है रेजिस्टेंस, या ज्यादा रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस, कुछ भी हो। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? याद रखिएगा अननोन रेजिस्टेंस कहीं भी लिखा हो, अननोन रेजिस्टेंस कहीं भी लिखा हो, उसको फाइंड डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। और यह बैलेंस ब्रिज पर वर्क करता है। बैलेंस ब्रिज का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट कितना? 0 हो जाए। अतः इसमें जो चारों रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है वो P by Q is equal to R by S। यहाँ से S निकालते हो बाबू तो ये हो जाता है Q by P इंटू में कितना? R। मतलब कि बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ QPR S कैन बी कैलकुलेटेड। यदि QPR हमको पता हो तो S से हमको निकाल सकते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस ब्रिज हो जाने पर चारों रेजिस्टेंस का एक रिलेशन बनता है। दैट रिलेशन इज P by Q is equal to R by, जिसमें 3 की वैल्यू दी हुई होती है, 1 का वैल्यू निकालना होता है। और नॉन रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है, निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। कौन? व्हीटस्टोन। फिर हम तीसरे की बात करते हैं, कौन सा बाबू? मीटर ब्रिज। ध्यान में रखिएगा मीटर ब्रिज जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म याद रखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है और इसका भी यूज हम किस लिए करते हैं थोड़ा सा समझिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज किस लिए करते हैं, सॉरी मीटर ब्रिज का यूज हम किस लिए करते हैं? तो जो काम व्हीटस्टोन कर रहा था ना, इसमें भी हम काम करते हैं मीटर ब्रिज में भी, किसका? रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। और ये भी प्रैक्टिकल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ किसका बाबू? व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक और बात याद रखिएगा, यह भी बैलेंस ब्रिज पर वर्क करता है। किस पर काम करता है? बैलेंस ब्रिज पर वर्क करता है। कौन बाबू? मीटर ब्रिज। इसमें भी हम वैल्यू निकालते थे S is equal to 100 minus L into MER by something। इसमें एक बात याद रखिएगा कि मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो हम वायर यूज करते हैं, वायर 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है, कॉन्स्टेंट या मैग्नेट का बना होता है। इसमें जब हम जॉकी को इसके ऊपर जब स्लाइड कराते थे, आपको याद आ रहा होगा, जॉकी को स्लाइड कराते हैं तो जहां पर करंट हमारा 0 हो जाए, जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन शो करे, उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलेंगे। और उसके लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट हमारा आएगा वो बैलेंस शिफ्ट कहलाएगा, जिसे आप L1 और L2 के नाम से जानते हैं। और ये वैल्यू हम उसके अंदर रखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास आता है 100 माइनस L by L इंटू में कितना? R, जिसने हम S कहा करते थे। और इसका रिजल्ट था 100 माइनस L by में L इंटू में कितना? R। S को हमें निकालना होता है। ये हमारा काम है किसका? मीटर ब्रिज का। उसके बाद एक टर्म हमारा आता है और वो होता है बाबू हमारा पोटेंशियोमीटर। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है वो 1 मीटर का नहीं होता है, वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है। 6 से 7 मीटर का वायर यूज करते हैं। ये भी कॉन्स्टेंट और मैग्नेट का बना होता है। किसका बना होता है? कॉन्स्टेंट या मैग्नेट का बना होता है। किसमें? पोटेंशियोमीटर। और इसका प्रिंसिपल याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल याद रखिएगा कि जो वायर है, यदि उस वायर के अंदर हम कांस्टेंट करंट फ्लो करा दें तो उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। याद रखिएगा, व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर,
constant current is flowing through the potential difference across the wire is directly proportional to the length of the wire. Means V proportional क्या होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब उसके अंदर फ्लो हो रहा करंट कैसा हो, कांस्टेंट है, अर्थात I कितने के बराबर हो जाए, कांस्टेंट के बराबर, अर्थात V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL, जहां K को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, याद आ रहा है आपको? तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई L, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वोल्ट पर मीटर. यहाँ से आप चाहे तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, निकाल जो दिए हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. V का फॉर्मूला वर्क डन बाई चार्ज लेंथ हो गया, ml2t-2, चार्ज का AT, ये L2 कट गया, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा ml-t-3a-1. ये किसका हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब इसमें इन्होंने काम क्या किया, पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं, 3 जगहों के लिए. पहला एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ को फाइंड करना हो तो भी इसका यूज करते हैं. 2 सेलों के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो भी यूज करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं. खास करके इसका रिजल्ट आता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो R इंटू में E बाई V माइनस में 1, जिसका रिजल्ट हम चाहे तो आप निकाल सकते हैं L1 बाई L2 माइनस 1. इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं. आप 2 सेल के बीच में ईएमएफ को डिटरमाइन करना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू KL. इसी V की जगह पर E इज इक्वल टू KL भी लिख सकते हैं. ये तब संभव है जब इसके लिए क्या हो, हमारा सर्किट ओपन हो. इसका यूज तब कर सकते हैं जब सर्किट हमारा क्लोज हो. क्लोज होगा तो V इज इक्वल टू KL, और यदि हमारा ओपन होगा तो E इज इक्वल टू KL. मतलब आम भाषा में आपको बता दिया जाए तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं. और इसका प्रिंसिपल कहता है कि यदि वायर के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के. पहली बात, वायर में जो हम यूज करते हैं वो 1 मीटर 2 मीटर का नहीं होता है, 6 से 7 मीटर का होता है, सेगमेंट के फॉर्म में होता है. आप प्रत्येक सेगमेंट 1 मीटर का होता है. इसका यूज हम 2 सेलों के बीच में ईएमएफ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन भी किया जाता है. इंटरनल के लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं, और कंपेयर करने के लिए ये लगाते हैं, और कंसेप्ट हमारा ये है. सो फाइनली तीसरा चैप्टर भी यहाँ क्या हो जाता है. अब बात करते हैं चौथा चैप्टर.